हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो चलो, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू कवर ट्रांसफॉर्मर. सो व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मर? एंड बेसिकली इट्स अ conversational step by step breakdown of the physics and practical engineering of a transformer. So let's get started. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ ट्रांसफार्मर एंड व्हाई डू वी नीड इट? मतलब ये कि एक ट्रांसफार्मर होता क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्या है। वेल, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। मतलब इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं है, जैसे एक इलेक्ट्रिक मोटर में होता या फिर किसी जनरेटर में होता है जो कि फिजिकली रोटेट करता है। तो वो सब ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं है। इसका अकेला काम क्या है? टू ट्रांसफ़र द alternating current, that is AC, electrical power from one electrical circuit to another via magnetic medium. मतलब इसका काम क्या है? बेसिकली ये अगर हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का साइन है, तो ये विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक मीडियम हमारा ट्रांसफार्मर ये करता है कि दो हमारे सर्किट्स के बीच में से यहाँ से AC को ट्रांसफ़र कर देता है इधर. ओके, दैट इज़ द वर्क ऑफ आवर ट्रांसफार्मर. When it transfers this power, two fundamental rules are apply. सबसे पहले तो क्या? that frequency remains exactly the same. मतलब ये कि जब भी वो हमारा ट्रांसफ़र करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी एक सेम रहती है, कुछ भी नहीं बदलती. जैसे कि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी 50 हर्ट्ज़ एंटर हो रही है तो वो एग्जैक्टली 50 हर्ट्ज़ पर ही लीव करेगी. सेकंड ये कि जो वोल्टेज लेवल होता है वो चेंज कर जाता है डिपेंडिंग ऑन ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स. मतलब कि जैसे आपके ऑपरेशन है, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज चेंज करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही रहती है. अब हम बात करते हैं टो टाइप के वोल्टेज के ऊपर. मतलब कि जो आपके ट्रांसफार्मर हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन. स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है जो कि आपकी लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बना देता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो होता है जो आपकी हाई वोल्टेज को लोअर और सेफर वोल्टेज में बना देता है. मतलब जैसे कि ये मैं आपके लिए यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर ये समझो, ये हो जाएगी V1, ये हो जाएगी V2. मतलब ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आप कह लो. ओके, और ये क्या है? ट्रांसफार्मर. ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखो अगर ध्यान से, तो V2 इज ग्रेटर देन V1. मतलब कि V2 इज ग्रेटर देन V1. इट टेक्स लो वोल्टेज एंड रेजेस इट टू अ हाई वोल्टेज, और स्टेप डाउन मतलब हाई वोल्टेज एंड लोअर्स इट टू अ सेफर वोल्टेज, यूजेबल वोल्टेज, V2 से V1. तो इसकी ज़रूरत क्या है? मतलब इसका काम क्या है कि हमें क्या ज़रूरत पड़ रही है कि हम इसे स्टेप डाउन कर रहे हैं, स्टेप अप कर रहे हैं, या फिर लो वोल्टेज को हाई में कर रहे हैं? वेल, बेसिकली अगर आप ध्यान से अगर इस चीज़ को समझें, तो वो ये है कि हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, दैट इज़ अराउंड 11 किलो वोल्ट्स. मतलब कि हमारे पास जो यूजुअली जनरेट होती है ना इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ एट अ वोल्टेज ऑफ 11 किलो वोल्ट. लेकिन इस इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम लंबे डिस्टेंस पे अगर हम कहीं हमारी कंट्री में भेजेंगे, वो भी किसके ज़रिए? अगर वायर्स के ट्रांसमिशन के ज़रिए, तो इससे मैसिव एनर्जी लॉस हो जाएगा, है ना? क्यों? रेजिस्टेंस की वजह से जो हमारे उसके अंदर होता है, और अगर करंट रिमेन्स हाई, है ना? इसकी वजह से. तो इस चीज़ को हमें ठीक करने के लिए हमें एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ी, ताकि हम लॉन्ग डिस्टेंसेस पे भेज पाएँ और हमारी इतनी ज़्यादा एनर्जी लॉस से हमें कुछ फ़र्क ना पड़ता हो. ठीक है? तो हमने फिर उसके लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करा at the power plant itself to jack the voltage way up to 220 kilovolt or 400 kilovolt, pushing power at ultra high voltage forces the current to drop significantly, जिससे कि आपकी हीट लॉस जो है, दैट इज I स्क्वायर आर, है ना, ये भी कम हो गई. और जब इलेक्ट्रिसिटी फाइनली आपके टाउन में पहुंचती है, तो वहाँ पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो कि उसको 400 वोल्ट से 230 वोल्ट कर देता है ना. मतलब आई मीन 400 किलो वोल्ट से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है? बेसिकली 400 किलो वोल्ट को 400 वोल्ट या फिर 230 वोल्ट में आपका कन्वर्ट कर देता है. ओके, ये देखो यहाँ पे हमने किलो वोल्ट की बात करी थी. ठीक है, चलो.
द वर्किंग प्रिंसिपल कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, मतलब ट्रांसफार्मर असल में काम कैसे करता है। तो देखो ट्रांसफार्मर जो होता है वो आपका क्लासिक प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी हम इसे कह सकते हैं, विच इज़ बेस्ड इंटायरली ऑन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, मतलब ये है कि वो हमारा सीधा डायरेक्टली फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही बेस्ड होता है। Imagine two separate coils of insulated copper wire wrapped around a shared iron ring or frame. Crucially, they do not touch each other physically at all. मतलब कि आप दो सेपरेट कॉइल्स इमेजिन करो, मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप ये इमेजिन करो द प्राइमरी वाइंडिंग, मैं इसे कह रहा हूँ प्राइमरी वाइंडिंग, और ये है मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है? दिस इज द कॉइल कनेक्टेड टू योर इनकमिंग एसी सप्लाई वोल्टेज V1। ठीक है, तो ये मेरी एसी सप्लाई है और मैंने यहाँ पे लिख दिया V1। ठीक है, द सेकेंडरी वाइंडिंग विच इज द कॉइल कनेक्टेड टू योर आउटपुट लोड, द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रेवल्स सीमलेसली थ्रू द आयरन कोर एंड पासिस राइट थ्रू द सेंटर ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। एक काम करते हैं, हम इसको ज़रा सा पास ले आते हैं, और ये रही हमारी क्या, ये है हमारी फ्लक्स। ठीक है, तो ये फ्लक्स क्या है? बेसिकली ये वो फ्लक्स है जो कि ट्रैवल कर रही है हमारी सेकेंडरी, हमारा जो वाइंडिंग है उसके अंदर। ठीक है, और ये फ्लक्स आप क्या है, ये आप कह सकते हो ये हमारी कौन सी कॉइल है, जो हमारी आप कह सकते हो सिलिकॉन स्टील की कॉइल है। अभी हम इसे आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बस बता रहा हूँ। ये पूरा जो अभी हमने स्ट्रक्चर बनाना है ना, अभी ये जो कोर का आयरन कोर पाथ होगा, है ना, तो ये वही वाला पाथ है। ठीक है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है? दिस इज द कॉइल आउटपुट लोड, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रैवल सीमलेसली थ्रू द आयरन कोर एंड पासेस राइट थ्रू द सेंटर ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। फिर अब मैजिक, मतलब कि द म्यूचुअल इंडक्शन। फैराडेज लॉज के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि कंटिन्यूसली चेंज हो रही है और कट कर रही है हमारे सेकेंडरी कॉइल के थ्रू, मतलब यहाँ से हमारा कट कर रही है ना वो, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बेसिकली एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है या वोल्टेज जो है वो नेचुरली इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, और पावर हैज सक्सेसफुली जम्प्ड फ्रॉम वन आइसोलेटेड सर्किट टू अनदर यूजिंग नथिंग बट मैग्नेटिज्म। मतलब हमारा क्योंकि ये यहाँ से ऐसे ट्रैवल कर रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हमारा जो हमारी जो फ्लक्स थी मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उस ट्रैवलिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के, और ये हमारी क्योंकि कॉइल है यहाँ पे, तो हमारे किसकी वजह से? ऑफ कोर्स हमारे फेराडेज लॉज ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ये हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि EMF जो है वो जनरेट हो जाती है। ठीक है, चलो अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली मेजरली आप कह सकते हो दो टाइप्स होती हैं, एक होती है कोर टाइप और एक होती है शेल टाइप। ठीक है, so to build a real transformer efficiently, we need a high quality magnetic path, the core, and electrical paths, the windings. The core isn't a solid block of iron. मतलब ये कह रहा है कि हमारे अगर एक ट्रांसफार्मर बनाना है तो उसके लिए हमें एक अच्छा मैग्नेटिक कोर चाहिए होगा, जो इसके अंदर हमारा बेसिकली वो फ्लक्स जो है वो बनेगी, आप कह सकते हो, या फिर हमें दिखेगी, दिखेगी नहीं, बट उसके अंदर आप कह सकते हो वो पूरा जो फ्लक्स वाला जो पार्ट है वो परफॉर्म हो, वो हमारे कोर के अंदर परफॉर्म होगा। ओके, और एक होगा इलेक्ट्रिकल पाथ जिसके अंदर बेसिकली जो वाइंडिंग्स हैं, राइट। तो द कोर इजंट अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ आयरन। तो मतलब ये कह रहा है कि हमारा जो कोर है वो आयरन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आयरन होगा तो वो डेंजरसली हॉट टर्न हो जाएगा, मतलब बेसिकली वो बहुत ही गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे वहाँ पे स्वर्लिंग स्ट्रे करंट्स कॉल्ड द एडी करंट्स। मतलब ये कि हमारे पास नहीं, मतलब जो हम ये एक पूरा सेटअप बना रहे हैं, अगर हमने यहाँ पे आयरन का यूज़ करा है तो आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा। ठीक है ना, आयरन हम नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमने आयरन को यूज़ करा तो वो बहुत ज़्यादा हॉट टर्न हो जाएगा। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ, मैं यही लिख देता हूँ, बिकॉज ऑफ एडी करेंट्स। ओके, एडी करेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली ये आप कह सकते हो जो स्वर्लिंग स्ट्रे करंट्स होते हैं ना, उन्हीं को कहते हैं हम एडी करंट्स। मतलब इसके ऊपर मैं आपको कह सकते हो वीडियो के एंड तक बात करता हूँ, अभी हम टॉपिक पढ़ लेते हैं। आप बस ये समझो, कुछ स्वर्लिंग स्ट्रे करंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एडी करंट्स। ठीक है, इंस्टेड द कोर इज बिल्ट आउट ऑफ अ थिन शीट्स ऑफ सिलिकॉन स्टील स्टैक्ड टाइटली टुगेदर।
each painted with an insulating varnish layer. These thin sheets are called lamination. इसका मतलब ये कि हमारा जो वो है पूरा आयरन कर के बनने के बजाय वो हमारा किसका बना है, सिलिकॉन स्टील की छोटी-छोटी पतली-पतली शीट्स का बना है, जो कि आपस में टाइटली स्टैक्ड है और हर एक जो है उसके ऊपर आप कह सकते हो एक इंसुलेटिंग वार्निश की लेयर पेंटेड करी हुई है हमने, और इन सभी शीट्स को हम आपस में आप कह सकते हो दैट दे आर लैमिनेशंस. Depending on how you arrange the core and the windings, transformer are split into two major construction in architecture: the core type and the shell type. Core type, the structure. The magnetic core is built in a simple rectangular form. मतलब कि हमारा जो मैग्नेटिक कोर होता है वो एक हमारा सिंपल ऐसे मैग्नेटिक फॉर्म में बना होता है, आई मीन रेक्टेंगुलर फॉर्म में बना होता है ऐसे. ओके. The arrangement. The copper wires are wrapped around two vertical legs called limbs of the core. मतलब मैं आपको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाता हूँ ताकि अच्छे से हम समझ पाए. ठीक है, तो ये आप कह सकते हो यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स हैं हमारी किसकी, जो थिन शीट्स की है ना, हमने अभी भी पढ़ा. तो अब इसके अंदर वो कह रहा है कि दो लिम्स होती हैं जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिकल वो जो है वो वाइंडिंग होती है ऐसे. ठीक है, तो ये एक लिम्ब है और ये एक लिम्ब है. The two vertical legs called limbs of the core. The windings surround the core. It provides single continuous magnetic path for the flux to loop around. तो वाइंडिंग्स ने क्या कर रखा है, हमारा जो बेसिक कोर है उसे जो है अच्छे से सराउंड कर, ये जो हमारी वाइंडिंग्स है इन्होंने हमारे कोर को अच्छे से सराउंड कर रखा है, जिससे कि एक कंटिन्यूस मैग्नेटिक पाथ हमारे फ्लक्स के लिए बनता रहे. ठीक है ना. फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर. ओके. तो इसके अंदर क्या है, द स्ट्रक्चर. द कोर इज शेप्ड लाइक अ डबल विंडो फ्रेम, एन ई और एन आई शेप कंबाइंड. ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आप कह सकते हो एक डबल विंडो फ्रेम होता है ना. मतलब कि कुछ ऐसा सा. ओके, क्योंकि इसने बोला ना एन ई एंड आई शेप आर कंबाइंड. द अरेंजमेंट. बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर सैंडविच टुगेदर ऑन द सेंट्रल लेग. मतलब कि यहीं पर ही वो सैंडविच हो चुकी हैं. ठीक है. The iron core surrounds the winding like a protective shell. This design provides a double magnetic path. The flux splits from the center leg and loops around both the outer legs. ठीक है, मतलब कि हमारे जो फ्लक्स है वो हमारे सेंटर वाली जो लेग है उससे निकल के जो बोथ हमारी ऊपर जो हमारी वो है ना, क्या हमारे जो ऊपर जो लूप्स हैं उन बोथ हमारे जो उनके जो दोनों लेग्स हैं उसके अंदर से ऐसे जाती है. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. द फेमस ईएमएफ इक्वेशन डेरिवेशन. अब हम बात करते हैं कुछ एक स्पेशल इक्वेशन की जो कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की है. ठीक है, इससे हम चलो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले आता है द मैथमेटिकल डेरिवेशन. तो ये जो है इसे कहते हैं हम फाई, इस सिंबल को जो यहाँ पे है. फाई एम इज बेसिकली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. ये एक फ्लक्स का सिंबल होता है. ओके. अब यहाँ पे क्योंकि हम मैग्नेटिज्म मतलब ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर हम ये मैग्नेटिज्म आप कह सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल है. ठीक है, चलो ठीक है. एफ इज फॉर फ्रीक्वेंसी. N1 is to number of terms in the primary coil. N2 is number of terms in the secondary coil. सबसे पहले आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना है. एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. ठीक है. तो बेसिकली आप कह सकते हो ये डेरिवेशन इतनी आप कह सकते हो मतलब इतनी मुश्किल नहीं है कि हर किसी को समझना है. इट इज़ वेरी इजी अगर आप एक बार समझने की कोशिश करो. तो चलिए सबसे पहले स्टेप 1 पे आते हैं. दैट इज एन ऑल्टरनेटिंग वेव गोज फ्रॉम जीरो टू इट्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम पीक 5m इन एग्जैक्टली 1/4 ऑफ अ साइकिल. मतलब एक ऑल्टरनेटिंग वेव जो है ये ज़ीरो से मैक्सिमम पीक पर जाती है इन 1/4 ऑफ अ साइकिल. ये मेरी एक क्या जा रही है, वेव जा रही है.
ये 0 पे थी और ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू जो है, अगर मैं वाई एक्सिस का वो ग्राफ बनाऊँ पूरा, ठीक है, तो ये अपनी इस मैक्सिमम वैल्यू पे चली जाती है इन कितने टाइम में? अगर मैं ये पूरा को अगर मैं बोलूँ, ये अगर मेरा पूरा ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, तो 1 आर में चली जाती है और 1 आर पूरे हमारे इस 4 आर का पार्ट है, तो ये बेसिकली 1/4 हो गया। तो एन ऑल्टरनेटिंग वेव गोज फ्रॉम 0 टू एब्सोल्यूट पीक इन 1 क्वार्टर ऑफ अ साइकिल। तो एक साइकिल कितनी होती है? 4 आर की एक साइकिल होती है। मतलब ये मैं आपकी कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ कि आपको कैसे इसको समझ में आए, ठीक है? ये मैंने अभी जस्ट अपने समझने के लिए, आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया है, ओके? जो सही तरीका है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, हमें वही लिखना है। सिंस अ फुल साइकिल टेक्स t टाइम, दैट इज 1/f सेकेंड्स। f पता है ना क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। So a full cycle takes t seconds, that is 1/f second. A quarter cycle takes 1/4f seconds. क्यों? क्योंकि हम जो है पूरा पाथ ट्रैवल नहीं कर रहे, हम 1/4 पार्ट ट्रैवल कर रहे हैं। तो एक क्वार्टर साइकिल मतलब कि सिर्फ और सिर्फ कितनी वाली? सिर्फ इतनी वाली साइकिल को चलने में टी कह रहा हूँ, टी इक्वल टू 1/4f का टाइम लगना चाहिए, ओके? So the average rate of change of flux, which equals to the average induced voltage per single turn of wire, मतलब हमारी जो एवरेज रेट है हमारी फ्लक्स के बदलने का, वो हमारे मतलब कि आप कह सकते हो जो कितना हमने वोल्टेज इंड्यूस होगी एक टर्न के अंदर, एक वायर की एक टर्न में, तो उसको हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे? दैट इज फाई एम डिवाइडेड बाय 1/4f। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 4f फाई एम के, मतलब ये ऊपर चला जाएगा ना, सिंपल मैथ्स है। फिर अब हमें क्या करना है? कन्वर्ट टू आरएमएस वैल्यू। Alternating current is measured in RMS, that is root mean square value. Because it fluctuates over time, to turn an average AC value into an RMS value, we multiply it by the standard form factor of a sine wave, which is exactly 1.11. मतलब ये ऑल्टरनेटिंग करंट को हम RMS, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में मेजर करते हैं, ठीक है? अब क्योंकि ये टाइम के साथ फ्लक्चुएट करता रहता है, तो ये एक एवरेज तो आपको अब क्या करना है? एक AC वैल्यू को RMS वैल्यू बनाने में हमें उसके फॉर्म फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किसके? साइन वेव की। और साइन वेव का फॉर्म फैक्टर होता है 1.11, ठीक है? तो अब इस 1.11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारी किसके अंदर? AC वैल्यू के अंदर, ताकि हमें हमारा फॉर्म फैक्टर मिल सके। सो RMS EMF पर टर्न इक्वल टू 1.11 मल्टीप्लाइड बाय 4f फाई m। ये हमने भी क्या निकाला है? एवरेज EMF पर टर्न, मतलब कि कितना एक टर्न में हमारा जो EMF है वो हमारा बनता है, तो वो आ जाएगा 4.445 वोल्ट्स। फिर स्टेप 3 हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे बाय द नंबर ऑफ टर्न्स से। अगर हमें टोटल वोल्टेज निकालनी है, हमारे कितने एक इंड्यूस होगी एक कंप्लीट कॉइल में, तो हम आरएमएस वैल्यू को आई मीन कि सिंपली मल्टीप्लाई आरएमएस वोल्टेज को टोटल नंबर ऑफ फिजिकल वायर लूप से, यानी कि हमारा E1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4.44 F N1 M, ठीक है? और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए 4.44 F N2 क्यों? क्योंकि हमारा F जो है वो हमारा कांस्टेंट रहता है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, और हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों ही केसेस में हमारी जो है कांस्टेंट रहेगी, लेकिन क्या बदलेगा? हमारी N1 और N2, जिससे कि हमारा क्या बदल सकता है? E बदल सकता है, ओके? चलो, और E हमारा आपको पता ही है क्या है? EMF वैल्यू। अब हम बात करते हैं फिफ्थ टॉपिक की, दैट इज ट्रांसफॉर्मर लॉसेस। वेयर डज एनर्जी गेट वेस्टेड? मतलब कि ट्रांसफॉर्मर्स आर हाईली एफिशिएंट, मतलब ऑफन एक्सीडिंग 95% ड्यू टू कंप्लीट लैक ऑफ मैकेनिकल फ्रिक्शन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्टिल लॉस्ट वाया टू डिस्टिंक्ट मैकेनिज्म। मतलब ये कि हमारे जो ट्रांसफॉर्मर है उसके अंदर एनर्जी कहाँ चली जाती है? तो ये बता रहा है कि दो मेन होते हैं, एक होता है कोर लॉसेस या आयरन लॉसेस जो कि कांस्टेंट होता है, और एक होता है कॉपर लॉसेस जो कि वेरिएबल होता है। अब हम पहले पढ़ते हैं आयरन लॉसेस या कोर लॉसेस के बारे में।
तो ये एक आयरन कोर स्ट्रक्चर के अंदर होता है ड्यू टू ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. Because the transformer is always energized by the grid, these losses stay exactly the same whether the transformer is fully loaded running completely empty यानी कि नो लोड. मतलब ये कह रहा है कि हमारा जो आयरन लॉसेस होता है, दैट इज़ हमारा जो आयरन कोर का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर ड्यू टू ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारा ट्रांसफॉर्मर हम क्योंकि हमेशा एनर्जाइज रहता है, उसके अंदर जो लॉस होता है एनर्जी का वो हर जगह सेम होता है. चाहे अब हमारा ट्रांसफॉर्मर फुली चल रहा हो, आई मीन उसके ऊपर हमने पूरा लोड डाल रखा है या फिर हमने कोई लोड नहीं डाल रखा. ठीक है. अब दो हैं इसके अंदर मेन, दैट इज हिस्टेरिसिस लॉस, wasted energy spent continuously flipping the tiny magnetic molecular domains in the iron back and forth every time the AC changes polarity. Mitigation मतलब हटाने का तरीका, use high grade silicon steel which is naturally easy to magnetize and demagnetize. मतलब ये कि hysteresis loss आपको अगर ध्यान हो तो मैंने MS की वीडियो में आपको एक हिस्टेरेसिस लूप पढ़ाया था. नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ. तो इसके अंदर हमने पढ़ा था कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारी मैग्नेटाइजिंग फोर्स होती है और ये हमारा क्या होता है, फ्लक्स होती है, राइट. तो इसके अंदर दिस इज द एनर्जी. एक मिनट, मैं ऑरेंज कलर से बनाता हूँ, रेड कलर से बनाता हूँ. दिस एरिया अंडर दिस कर्व इज बेसिकली द एनर्जी लॉस्ट एज हीट. ओके. तो वेस्टेड एनर्जी स्पेंट कंटिन्यूसली फ्लिपिंग द टाइनी मैग्नेटिक मॉलिक्यूलर डोमेन्स इन द आयरन बैक एंड फोर्थ एवरी टाइम द एसी चेंजेस पोलैरिटी. तो जैसे ही हमारी पोलैरिटी चेंज होती है हमारे ऑल्टरनेटिंग करंट की, ऐसे आप कह सकते हो, तो क्या होता है बेसिकली हमारे जो सारे डोमेन्स हैं उन एक तरफ, यहाँ पे उनकी सैचुरेशन फॉर एग्जांपल अगर इस डायरेक्शन में थी तो यहाँ पे उनकी सैचुरेशन इस डायरेक्शन में हो जाती है, राइट. और हमारा क्योंकि ये एक आयरन हम यूज़ कर रहे हैं, तो क्योंकि हम आयरन यूज़ कर रहे हैं तो आयरन आप कह सकते हो एक बेसिकली एक हार्ड मैग्नेट है, राइट. तो उस हार्ड मैग्नेट की वजह से क्या होता है, हमारा जो लूप का एरिया जो है वो ज़्यादा बड़ा बनता है. दिस मीन्स कि हमारी जो एनर्जी है ज़्यादा लूज़ होती है. और वहीं अगर हम सिलिकॉन स्टील यूज़ करें तो ये एक सॉफ्ट मैग्नेट बनाएगा जिसका आप कह सकते हो एरिया जो अंडर कर्व है ये काफ़ी पतला है, राइट. तो एनर्जी लॉस कम होगी और उसकी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना आसान है. नेक्स्ट इज द एडी करंट लॉस, दैट इज द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस टाइनी स्वर्लिंग इलेक्ट्रिकल करंट्स इनसाइड द आयरन ब्लॉक इटसेल्फ. मतलब कि जो हम मैग्नेटिक फील्ड बदल रहे हैं उससे छोटे छोटे स्वर्लिंग इलेक्ट्रिकल करंट्स जो हैं, छोटे छोटे घूमते हुए इलेक्ट्रिकल करंट्स जो है ना, वो हमारे आयरन ब्लॉक में वापस चले जाते हैं जिससे कि अनवांटेड हीट बनती है. अब आपको मैं इसलिए आपको समझ में आया कि मैं आपको उस समय एडी करंट क्यों नहीं बता रहा था, मैं यहाँ बताता हूँ. मतलब कि ये हमारी जो पूरा हमने हमारा जो कोर बनाया है उस कोर के अंदर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहती है उसकी वजह से छोटे छोटे घूमते हुए इलेक्ट्रिकल करंट्स जो हैं अपने आप उसमें बन जाते हैं. तो इस चीज़ की वजह से क्या होता है, अनवांटेड हीट डेवलप होती है. तो इसको हटाने के लिए slice the core into thin laminations and coat them with insulating varnish to break up the conduction path. ठीक है. मतलब ये कि अगर मेरे पास एक पूरी मेटालिक शीट है ऐसी ऐसी बहुत सारी और उनको मैंने अगर उनके ऊपर इंसुलेशन की कुछ भी वार्निशिंग नहीं कर रखी तो वो क्या करेगा बेसिकली, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा करंट लीक करता है तो वो पूरे इसमें ट्रैवल करके एक आप कह सकते हो क्या बना लेगा, एडी करंट बना लेगा, दैट इज स्वर्लिंग टाइनी करंट्स. लेकिन वहीं अगर मैं इसके अंदर ज़रा सी ही मैंने इसके अंदर अगर कोटिंग कर दी इंसुलेशन की, वार्निश की, तो क्या हो जाएगा, उनका कंडक्शन का पाथ रुक जाएगा और वो आगे ट्रैवल नहीं करेगा. ओके. चलो आगे बढ़ते हैं. दैट इज़ कॉपर लॉसेस जो वेरिएबल होता है. मतलब ये एक सिंपल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लॉस है. कॉपर वायर्स जो होती हैं वो परफेक्ट कंडक्टर्स नहीं कही जाती, ठीक है. दे हैव अ स्मॉल नेचुरल रेजिस्टेंस आर और जब करंट आई फ्लो करता है उनके अंदर से थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स इट जनरेट्स हीट अकॉर्डिंग टू द रूल कॉपर लॉस आई स्क्वायर आर वन प्लस आई स्क्वायर आर टू. आई वन क्या है, आर वन क्या है, बेसिकली रेजिस्टेंस इन आप कह सकते हो पहली वाली वाइंडिंग में और दूसरी वाली वाइंडिंग में. यहाँ पे लिखा है ना प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग.
तो ये है I²R2. ओके, because current depends entirely on what appliances are plugged into the system, copper loss changes dynamically based on the load. Zero load connected equal to zero copper loss occurring. मतलब क्योंकि हमारा करंट जो होता है दैट इज़ इंटायरली डिपेंडेंट कि हमने क्या एप्लीकेशन को उसके अंदर लगा रखा है, तो कॉपर लॉस जो होता है बेसिकली वो आपके लोड के अकॉर्डिंग ही चेंज करता है। अगर आपने ज़ीरो लगा रखा है लोड, तो फिर उसके अंदर ज़ीरो कॉपर लॉस होगा। अब हम बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के अंदर, दैट इज व्हेन यू प्लग अ हैवी लोड इनटू अ ट्रांसफॉर्मर, the internal resistance and the reactances of the copper windings cause an inherent voltage drop inside the machine. जब हम एक हैवी लोड को ट्रांसफार्मर के अंदर प्लग करते हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस और रिएक्टेंसेस से क्या होता है, हमारे कॉपर वाइंडिंग के अंदर एक इनहेरेंट वोल्टेज ड्रॉप आ जाता है मशीन में। मतलब कि उसके अंदर अपने आप से इनहेरिटेंट, मतलब आप समझते हो ना, मतलब पहले से ही उसके अंदर होता है। लाइक अगर आपकी कुछ एक हेरिडिटरी बीमारी चलती आ रही है, या फिर हो सकता है एक हेरिडिटरी आपके पास एक स्किल है कि आपके जो हो बहुत आई मीन व्हाट डू आई से, लाइक एक मोल आता है, या फिर आप कह सकते हो आपकी जीन्स है, आई मीन यू नो इट्स इन हेरिडिटरी वाला, तो यहाँ पे इनहेरिटेंट आप कह सकते हो। तो एक वाइंडिंग, कॉपर वाइंडिंग से क्या होता है, एक इनहेरेंट वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है मशीन के अंदर। मैं पता नहीं कहाँ चला गया था, चलो कोई नहीं, वापस आ जाते हैं। दिस मीन्स दैट द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ फुल लोड V2, मैंने V2 बनाया था ना यहाँ पे, जो लास्ट वाला V2 बनाया था, आपको याद होगा, इस तरफ वाला। ओके, तो ये वाला V2, this means the terminal voltage of the full load V2 will be slightly less than the ideal open circuit voltage when no machines are attached, E2। मतलब जब हमारा टर्मिनल वोल्टेज फुल लोड पे होगा तो वो स्लाइटली लेस देन आइडियल ओपन सर्किट वोल्टेज, जब हमारी कोई मशीन अटैच नहीं होती। ओके, वोल्टेज रेगुलेशन is simply a percentage metric that tells us how much voltage sags under load conditions. ठीक है, we want this number to be as close to zero as possible. हमें वो क्यों चाहिए ज़ीरो, क्योंकि हमें एक आइडियल ओपन सर्किट वोल्टेज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। वोल्टेज रेगुलेशन इज़ कि हमारी वोल्टेज कितनी स्टेबल है। तो जब हम उसके अंदर एक हैवी लोड को लगाते हैं, तो उसके अंदर जो प्रेजेंटेड कितनी इंटरनल रेजिस्टेंस है या रिएक्टेंस होती है ऑफ द कॉपर वाइंडिंग्स, उसकी वजह से एक वोल्टेज ड्रॉप आ जाता है हमारी मशीन के अंदर। इसका मतलब ये है कि जब हमारा टर्मिनल फुल लोड पर होगा, तब भी वो थोड़ा सा कम होगा कंपेयर टू एक आइडियल ओपन सर्किट वोल्टेज व्हेन नो मशीन्स आर अटैच्ड। ठीक है ना। तो हम बेसिकली वोल्टेज रेगुलेशन एक ऐसा परसेंटेज मेट्रिक है जो हमें ये बता देता है कि कितनी वोल्टेज सैग्स अंडर लोकल कंडीशन है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये जो नंबर है ये कम से कम हो, मतलब इस ज़ीरो के लगभग पास में हो। तो इसकी फॉर्मूला क्या है, दैट इज़ E2 माइनस V2 डिवाइडेड बाई E2 इंटू 100। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला है। मेरे ख्याल से बहुत ही कम फार्मूलाज़ हैं मेरी इस ट्रांसफॉर्मर्स की इस वीडियो में, क्योंकि इतना ज़्यादा आई मीन मैंने सोचा कि आपको क्यों मैं हर चीज़ की डेरिवेशन और वो समझाऊं, तो मैंने डायरेक्ट फार्मूलाज लिख दिए, लेकिन जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको वो बता दी है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, एंड थैंक यू एवरीबडी। ठीक है, वैसे